नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। वेल गाइस, मैं बहुत ही पॉपुलर डिमांड पे और बहुत सारी क्वेरीज की वजह से ये वीडियो लेके आई हूँ आप सबके साथ। और ये वीडियो उन सबके लिए है जो अनमैरिड हैं एंड दे आर कंफ्यूज्ड, दे आर स्कैर्ड कि पता नहीं भाई वीज़ा लगेगा कि नहीं, पता नहीं शेंगन वीज़ा लगेगा कि नहीं, पता नहीं जापान वीज़ा लगेगा कि नहीं, पता नहीं यूएसए वीज़ा लगेगा कि नहीं। क्योंकि ना मोस्टली क्वेरीज लोगों की ये होती हैं और सब डाउट करते हैं कि हम तो अनमैरिड हैं, फिर चाहे हमारी कोई भी एज हो, मान लो 20s में हो, आप 30s में हो, आप 40s में हो, कुछ भी हो, बट यूजुअली पीपल आर स्कैर्ड कि पता नहीं भाई वीज़ा लगेगा कि नहीं, टूरिस्ट वीज़ा लगेगा कि नहीं। क्योंकि डाउट होता है ना, मतलब एक मन में आता है कि पता नहीं हम अपना वीज़ा दे दें, एप्लीकेशन दे दें और एम्बेसी सोचे कि हम तो एक इलीगल तरीके से जा रहे हैं, हमें वहाँ सेटल होना है क्योंकि हम अनमैरिड हैं, हमारा कोई एक सोसाइटियल रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप कुछ हम शो नहीं कर पा रहे, तो भाई वीज़ा लगेगा कि नहीं। तो इसलिए गाइज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सारे रीजंस बताऊंगी, पॉसिबिलिटीज बताऊंगी, टिप्स बताऊंगी कि ताकि आप सक्सेसफुली वीज़ा लगवा पाए। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और अगर आप इस मेरे चैनल पे न्यू है सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन कि ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहें। पहले तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने मन से ये वहम आप निकाल दो कि आप अनमैरिड हो तो वीज़ा नहीं लगेगा। कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, कोई ऐसा लीगल रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं खुद 30+ हूँ और मैंने बहुत सारी कंट्री ट्रैवल की हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज। तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस कुछ ही चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगी। मगर गाइज अगर आप एक इलीगल तरीके से जा रहे हो, मान लो आपको सच में सेटल होना है फॉरेन और आप सोच रहे हो कि मैं अभी टूरिस्ट वीज़ा लगा लेती हूँ और वहाँ जाके सेटल हो जाएंगे या कुछ कर लेंगे या जॉब करना शुरू कर देंगे जान पहचान से या जो भी है, तो ऐसा सोचिएगा भी मत। क्योंकि पहली चीज इलीगल है, वी शुडंट डू दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। एंड दूसरी चीज गाइज, एम्बेसी बेवकूफ नहीं होती, आपकी प्रोफाइल देख के अच्छे से समझ जाती है। मतलब बहुत लोगों के आपने देखा होगा हर कंट्री का वीजा रिजेक्ट हो जाता है, तो कहीं ना ये ऐसी चीजें होती हैं, उनकी प्रोफाइल में ऐसी चीजें होती हैं। वो भले अनमैरिड होते हैं लेकिन उनका ना मेन मोटिव होता है बाहर जाके किसी भी तरीके से सेटल होना। तो ये इलीगल है और इस वजह से स्ट्रांगली इस वजह से एम्बेसी को पता भी चल जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स देख के, उनकी हिस्ट्री देख के, उनकी बाकी सारी चीज़ें देख के उसी से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। सो मेक श्योर, पहली चीज़ तो सबसे ज़्यादा आप मेक श्योर करो कि टूरिस्ट वीज़ा आप तभी लगाओ जब आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो, स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिए, कि भाई आप अपनी कंट्री से दूसरे देश गए, वहां आपने टूरिस्ट की तरह घूमा, अपना जो किया, अपना फन किया, दुनिया देखी, एक्सप्लोर किया, लोगों से मिले, सब किया, उसके बाद अब वापस सक्सेसफुली अपनी कंट्री, अपने घर आ गए। तो ये होता है टूरिस्ट वीज़ा। और आगे हम अब टूरिज्म की बात करेंगे कि कैसे आप किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखो जिससे आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो अगर आप अनमैरिड हो तो। सो गाइज सबसे पहली जो मैं एक टिप बताऊंगी आपको, जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगी वो है कि कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर इज नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कि आपको ये ऐड करना है, कुछ एफिडेविट बनाना है, कुछ कोर्ट से लाना है, ऐसा कुछ कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम नॉर्म है, सेम रूल है जो सबके लिए होता है। आपको क्या करना है, आपको बस एम्बेसी की या फिर वीएफएस की, जिस जिस कंट्री का आपको वीज़ा लगवाना है वहाँ की आप वेबसाइट पे जाइए और उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखिए। अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से आप अच्छे से चेक करो, सेम टू सेम बस आपको करते रहना है। आपको कोई एडिशनल, कोई स्पेसिफिक बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होती टूरिज्म के लिए, क्योंकि टूरिज्म मतलब थोड़े दिन का घूमना। आप कोई वहाँ पे महीनों सालों नहीं बिताओगे, आप थोड़े दिन के लिए ही घूमने जाओगे। तो गाइज स्पेसिफिक कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, सबके लिए सेम रिक्वायरमेंट है। और अगर आपको और कुछ
स्पेसिफिक चीज़ें इनके बारे में देखनी है, मान लीजिए आपको वीएफएस पे या एम्बेसी की वेबसाइट पे नहीं मिलती है, तो यू कैन चेक माई प्रीवियस यूट्यूब वीडियोस। मैंने उसमें सारी डिटेल्स दी है, बहुत सारी वीडियोस हैं, मैंने उसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बताया है डिटेल में कि शेंगन वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जापान वीज़ा के लिए क्या क्या लगते हैं, क्या रीजंस होते हैं जिससे वीज़ा रिजेक्ट होता है, और भी बहुत सारी, वीज़ा की कॉस्ट कितनी है। सो गाइज ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड डू चेक देम आउट। दूसरा पॉइंट मैं ये कहूँगी गाइज कि फोकस ऑन ओवरऑल प्रोफाइल, यानी कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो, चाहे कोई भी वीज़ा हो, शेंगन वीज़ा हो, जापान हो, यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी वीज़ा हो और आप अनमैरिड हो, तो आपको अपनी पूरी प्रोफाइल पे आपको ध्यान रखना है। आपकी प्रोफाइल सॉलिड होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है, आपको प्रॉपर इनकम प्रूफ दिखाना चाहिए कि ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब मेरी यहाँ पे जॉब है या मेरा बिजनेस है या मैं कुछ भी करता हूँ और मेरे यहाँ से स्पेसिफिक इनकम आती है, सालाना इतनी आती है, मंथली इतनी आती है, जैसे भी है। तो पहले तो आपको इनकम का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप मान लो लेट थर्टीज में हो या लेट 30s 40s में हो और आपका कोई इनकम सोर्स नहीं है, आप ऑलरेडी किसी पे डिपेंडेंट हो और आप फिर भी अनमैरिड होके वीजा अप्लाई कर रहे हो, तो गाइज ऐसे में ना वीजा रिजेक्ट होने के हाई चांसेस होते हैं। क्योंकि एज एन अनमैरिड हमें अपने लिए एक सॉलिड प्रोफाइल बना के रखनी होती है कि ताकि वीजा रिजेक्ट ना हो। वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट, वी कैन नॉट शो आर डिपेंडेंसी कि हम पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, सिबलिंग्स पे डिपेंडेंट हैं। क्योंकि अगर आप अनमैरिड हो और आप डिपेंडेंट हो फाइनेंशियली, तो ये बहुत हाई चांस होते हैं और एम्बेसी को लगता है कि भाई ये इंसान तो फॉरेन में जाके सेटल होगा। तो मेक श्योर दैट योर प्रोफाइल इज सॉलिड एंड योर इनकम प्रूफ इज सॉलिड। और इनकम प्रूफ का ये मतलब नहीं है कि आपको बहुत लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाने, नहीं, आप नॉर्मल कमाओ, आप भले मिडिल क्लास हो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, लेकिन एक इनकम सोर्स होना चाहिए। चाहे आप महीने के 25-30 हज़ार 40 हज़ार कमाओ, चाहे आप महीने के 3 लाख कमाओ, महीने के 30 लाख कमाओ, आपका इनकम प्रूफ सॉलिड होना चाहिए और इनकम प्रूफ होना चाहिए। ये तो पहली आपकी चीज है जो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाएगी। इसके बाद गाइज हमारा ना अनमैरिड लोगों का क्या होता है, एम्बेसी की या वैसे भी लोगों की नज़र में भी आपने देखा होगा कि नॉर्मली सब कहते हैं कि इनका कोई भी सोसाइटियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अनमैरिड हो तो जाहिर सी बात है कि मोस्ट केसेस में बच्चे नहीं होते, एंड ऑफ कोर्स वाइफ या हस्बैंड होता ही नहीं अगर अनमैरिड हो तो, बट मोस्ट केसेस में बच्चे नहीं होते अनमैरिड के। तो इनका प्रूफ ऑफ रिटर्निंग क्या है, मतलब फिर ये वापस क्यों आना चाह रहे हैं? हो मतलब मान लो आप फ्रांस गए हो, आपको फ्रांस जाना है, आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो आपको एक प्रूफ ऑफ रिटर्निंग दिखाना पड़ेगा कि आपको एक सॉलिड रीज़न देना पड़ेगा। तो अब आप सॉलिड रीज़न क्या दोगे? अब आपके बच्चे तो है नहीं, छोटे छोटे बच्चे जो आप रिटर्न होगे, वो रीज़न तो आप दे नहीं सकते। तो अब आप क्या रीज़न दे सकते हो? सो देर आर मेनी रीजन्स गाइज। मान लो आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, तो आप उससे रिलेटेड दोगे, ठीक है। और आपकी कोई ना कोई फैमिली तो डेफिनेटली होगी, आपके पेरेंट्स होंगे, आपके सिबलिंग्स होंगे, अगर सिबलिंग्स नहीं है तो पेरेंट्स होंगे। तो गाइज आपको यही प्रूफ देना पड़ेगा दैट यू आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल अबाउट योर फैमिली, योर वर्क, योर सोसाइटी, एंड आपको ऐसे ही शो करना पड़ेगा। इट विल बी वेल एंड गुड कि आप जैसे आप मान लो जॉब करते हो तो आप एक एनओसी लेके चलो अपने वीज़ा के लिए, आप छुट्टी का प्रूफ लेके चलो, आप अपना इनकम प्रूफ लेके चलो, आप साथ में कुछ और अटैच भी कर सकते हो। अगर आपकी प्रमोशन वगैरह हुई है आप उसके डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हो। और अगर आपका बिजनेस है, जैसे मेरा बिजनेस है खुद का और मैं अनमैरिड हूँ, तो उन केसेस में गाइज आप अपने बिजनेस के सर्टिफिकेट्स दिखाओ, अपने बिजनेस के लाइसेंस दिखाओ। आप अब जैसे मेरा बिजनेस है तो मैं दिखाती हूँ कि इतने मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे क्लाइंटेल है और मेरे पास अपनी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं वापस अपने होम कंट्री आऊँगी। तो ये बहुत ही एक अच्छा रीज़न माना जाता है। इसमें आप बिल्कुल भी मत घबराओ कि ये कोई रीज़न नहीं होता वापस आने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ अ वैलिड रीज़न फॉर यू टू कम बैक टू योर होम कंट्री।
इसके अलावा गाइस बैंक स्टेटमेंट्स, आपको बैंक स्टेटमेंट्स का भी ख्याल रखना है और बैंक स्टेटमेंट में ना बैंक बैलेंस आपका ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पैसे होने चाहिए, कुछ भी नहीं है, बिकॉज मैंने ऐसे भी लोगों का अनमैरिड लोगों का रिजेक्ट होते हुए देखा है जिनके अकाउंट में बहुत पैसे थे, मतलब 20, 30, 40, 40 लैक्स ऐसे पैसे थे, उनका भी मैंने रिजेक्ट होते हुए देखा है वीज़ा। तो भले ही आपके अकाउंट में लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए हों, तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो सकता अगर आपका बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर है तो किसी कंट्री के लिए 3 महीने का लगता है, किसी कंट्री के लिए 6 महीने का लगता है। आपको एक रोज़ के खर्चे के हिसाब से, मान लो आप अपने घर का मान लो आप अपने घर का कोई बिल देते हो, या आप अपने बिजनेस का बिल देते हो, या आप अपने जॉब से रिलेटेड कोई ट्रांसपोर्ट में जाते हो, पेट्रोल के खर्चे, ग्रोसरी के खर्चे, कोई भी खर्चे हो, रोज के खर्चे के बाद आपके अकाउंट में एक नॉर्मल अमाउंट होना चाहिए। नॉर्मल अमाउंट ऐसा होता है, मान लो अगर हमारी ट्रिप पे फॉर एग्जांपल टोटल कॉस्ट हमारी ट्रिप की 1 लाख रुपए है, तो आपके अकाउंट मतलब एयर टिकट वगैरह, होटल वगैरह मिला के मान लो आपका खर्चा 1 लाख का है फॉरेन ट्रिप का, आपके अकाउंट में कम से कम 2 लाख रुपए होने चाहिए, नियरली उसके डबल होना चाहिए, इतना आपका होना चाहिए। इससे कम नहीं एडवाइस करती मैं, क्योंकि इतना कम भी क्या होता है कि हमें इमरजेंसी के लिए कैश दिखाना होता है, कि अगर कुछ एक्सट्रीम इमरजेंसी आ जाए तो हमें दिखाना होता है कि इमरजेंसी के लिए हमारे पास फंड है, क्योंकि हम क्या होता है कि अब ऑब्वियसली आप मैरिड नहीं हो, तो आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो दो आपके पास अकाउंट नहीं हो सकते, दो तीन बैंक अकाउंट्स नहीं हो सकते। तो एज एन अनमैरिड पर्सन आपको एक फाइनेंशियल प्रूफ के साथ साथ अपना बैंक बैलेंस ठीक दिखाना पड़ता है। यू कैन नॉट शो के ऐसा ना हो कि इस महीने तो बिल्कुल ही जीरो बैलेंस था, अगले महीने आपने अच्छा बैलेंस दिखा दिया, अगले महीने फिर जीरो बैलेंस हो गया। नहीं, अगर आप एक फॉरेन कंट्री जाना चाहते हो सो मेक श्योर आप प्री प्लान करके चलो अपने बैंक स्टेटमेंट्स के, ताकि वो प्रॉपर हो। और इसके बाद ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट जमा करनी होती है, बैंक मैनेजर के साइन और स्टैंप लगते हैं उस पे, ओरिजिनल हर कंट्री के वीजा के लिए ओरिजिनल लगती है। इसके बाद गाइज आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब आपके कोई बड़े बड़े मतलब कोर्ट केस या बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी एम्बेसी के बाद डिटेल आ जाती है, आपका आपका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, पासपोर्ट सब उनके पास जाता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाती है और वो इससे पता लगा सकते हैं खुद ही कि आपका रिकॉर्ड है कि नहीं। सो मेक श्योर कि आप वो चीज़ें छुपाएं ना, तो इट इज़ बेटर। वैसे क्रिमिनल रिकॉर्ड तो किसी का भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो अनमैरिड हो, मैरिड हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, मगर आपका नहीं होना चाहिए अगर आप फॉरेन कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद गाइज आपको ना एप्लीकेशन फॉर्म होता है हर कंट्री का, चाहे वो हैंड रिटन हो या फिर वो ऑनलाइन सबमिशन वाला एप्लीकेशन फॉर्म हो। एप्लीकेशन फॉर्म आपको अच्छे से भरना है, ऐसा ना हो कि आप उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दो, या फिर आप अपने सरनेम को मिडल नेम में लिख दो, मिडल नेम के कॉलम में लिख दो। ऐसी छोटी सी गलती वीज़ा रिजेक्ट कर देती है। हमें लगता है ये बहुत छोटी सी गलती है, ऑफिसर का ये तो बहुत छोटी सी गलती है, ऑफिसर तो देख ही लेगा, समझ जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, छोटी सी गलती पे भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भरें, डबल चेक करके भरें। सो गाइज यही थे कुछ मोटे मोटे रीजंस कि आप अगर अनमैरिड हो तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। बाकी गाइज ये अनमैरिड लोगों के लिए है, दिस इज़ नॉट फॉर पीपल हु आर सेपरेटेड और डाइवोर्स्ड, उनके लिए अलग नॉर्म्स होते हैं, बट हम सिर्फ अनमैरिड लोगों की इस वीडियो में बात कर रहे हैं, अनमैरिड टूरिस्ट वीज़ा के लिए। इसमें मैं वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा नहीं इंक्लूड कर रही हूँ, इसमें मैं सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा ही इंक्लूड कर रही हूँ। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप अनमैरिड हो तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा या कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत छोटी सी चीज़ है, बस अपनी प्रोफाइल अच्छी रखनी है, अपने आप को इंडिपेंडेंट दिखाना है, अपनी डिपेंडेंसी नहीं दिखानी। एक एडल्ट को अपनी डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं दिखानी कि हम अभी भी, मतलब मान लो आप 30s में हो तो आप अभी भी फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बहुत सिंपल तरीके से अपनी प्रोफाइल दिखानी है, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई कंट्री का आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए अगर आपने बिल्कुल अपने अच्छे से डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, सारी चीज़ें अच्छे से लिखी है, और अच्छे से इनफैक्ट कवर लेटर भी बनाया है और आइटिनरी भी बनाई है।
क्योंकि क्या होता है कई बार ना हम अच्छे से तो सब कुछ कर लेते हैं लेकिन एक प्रोफेशनल कवर लेटर और आइटिनरी नहीं बना पाते। सो गाइज इफ यू आर अप्लाइंग योर वीजा इन सम टाइम और अगर आपको एक प्रोफेशनल कवर लेटर और आइटिनरी चाहिए तो आई कैन मेक इट फॉर यू विद बेयर मिनिमम कॉस्ट। आई कैन हेल्प यू। मैं वीजा कंसल्टेंसी भी देती हूँ और वीजा कंसल्टेंसी के साथ साथ मैं कवर लेटर और आइटिनरी भी बनाती हूँ बिकॉज मैंने बहुत सारी कंट्रीज घूमी है। सो विद माई एक्सपीरियंस आई कैन मेक दैट फॉर यू एंड दैट्स फॉर ओनली टूरिस्ट वीजा. So you can contact me. You can email me on solotrailsbyarushi@gmail.com. And you can also check out my Instagram or you can also DM me on Instagram for cover letter. My Instagram handle is arushi.travels. So guys, I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. Do like, share and subscribe my channel.